सेंटर ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट के सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक केस डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि जब हम इम्प्लांट्स करते हैं या प्लान करते हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं जिसकी वजह से हमें अलग अलग डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं वो उस पेशेंट का पूरे मुंह का एक्सरे है जिसमें हम अलग अलग सेक्शंस आपको दिखाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कब, कहाँ और कैसे आनी शुरू हुई और उसके लिए हम क्या उपाय कर रहे हैं। इस एक्सरे में सबसे पहली समस्या ये है कि पेशेंट ने अपने कई दांत स्टेप बाय स्टेप निकलवा लिए और उनको टाइम से रिप्लेस नहीं कराया, और जब अपने दांत लगवाने शुरू करे तो आर्थिक कारणों की वजह से एक साथ नहीं करवा पाए और धीरे धीरे करके इन्होंने स्टेप्स में अपने दांतों को ठीक करवाना शुरू करा। इसके थोड़े से हमें नुकसान भी हुए क्योंकि बैलेंस्ड दांत ना हो पाने की वजह से कहीं पर ज़्यादा असर आया और कहीं पर कम असर आया। अब आप देख सकते हैं कि इस सेक्शन में पेशेंट ने किसी तरीके से 2 इम्प्लांट अपने दांत में लगवा लिए, लेकिन क्योंकि दूसरी तरफ दांतों का बराबर काम ना हो पाने की वजह से इन दांतों की तरफ ज़ोर ज़्यादा आने लगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दांत की हड्डी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अब अगर इसको टाइम से ठीक नहीं करा गया तो ये इम्प्लांट हमारे फेल हो सकते हैं। दूसरी ओर ये ब्रिज जो आप देख रहे हैं, ये किसी डॉक्टर ने बिना ये सोचे समझे कि ऊपर के दांत तो हैं नहीं और पेशेंट खाएगा कैसे, वो नीचे का ब्रिज लगा दिया जिसका कि कोई रोल नहीं है। अब ये ऊपर के दांत के अभाव में चबाएंगी तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा। इसके लिए इस ब्रिज का भी हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। अब ये ऊपर का जो आप नाक का साइनस देख रहे हैं, ये काफ़ी समय तक दांत न होने के कारण धीरे धीरे करके हड्डी की जगह लेता चला गया और अपनी जगह इसने बढ़ा ली। इस कंडीशन में जो दांत होता है वो उसको लगा पाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो हवा की जगह है वो वहाँ पर बढ़ चुकी है। इस कंडीशन में यदि हम इनको निकालने लगाने वाली प्लेट देंगे तो उसको दिया जा सकता है, परंतु निकालने लगाने वाली प्लेट मरीज़ पसंद नहीं करते और आम तौर पे फिक्स दांत ही चाहते हैं। ऐसी स्थिति में इम्प्लांट देने का ही एकमात्र माध्यम है, परंतु क्योंकि अब वहाँ हड्डी है नहीं तो उसको कसेंगे कहाँ पर। तो इसके लिए ये एक नई समस्या पैदा हो गई है जिसके लिए हमें समाधान निकालना ज़रूरी है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए हमें ये जो साइनस है इसको वापस ऊपर भेजना पड़ेगा और यहाँ पर हड्डी की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि वहाँ पर इम्प्लांट्स को कसा जा सके। ऐसा करने के लिए हमें एक और जांच करनी पड़ेगी जिसे हम CBCT कहते हैं, जिसमें हमें ये मालूम चल सकेगा कि इस साइनस की कितनी चौड़ाई और मोटाई है और हड्डी कितनी रह गई है, ताकि हम उस हिसाब से प्लान कर सकें। अब ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये वही CBCT का सेक्शन है जिसमें जो एक काला धब्बा आपको दिखाई दे रहा है, ये वही साइनस है जो हड्डी को आर पार करके नीचे आने का प्रयास कर रहा है। ये उन सभी सेक्शंस का रिप्रेजेंटेशन है जिनको हमने केयरफुली इवैल्यूएट करा है और आप देख सकते हैं कि हड्डी केवल नाक के बराबर है, सारी जो हड्डी है वो साइनस ने घेर ली है। ये तभी होता है जब बहुत समय तक आप दांत निकलवा दें और उसको वापस ना लगवाएं तो धीरे धीरे करके वो हड्डी हटती चली जाती है और साइनस बड़े हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में साइनस लिफ्ट प्रोसीजर की प्लानिंग की जाती है। वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो क्लिनिकल इवैल्यूएशन और सर्जन की कॉम्पिटेंस या डिसीजन पर डिपेंड करता है। ये हम जो देख रहे हैं वो साइनस का अंदर और बाहरी हिस्सा जो है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रिकंस्ट्रक्शन में मैक्सिला हमें किस प्रकार से दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंगली अब हम आगे की प्लानिंग करेंगे। पर ये सब चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए, इसके लिए इस बारे में बताया। अभी ये केस प्लानिंग स्टेज पर है। एक बार जब इस केस को हम एग्जीक्यूट कर लेंगे और वहाँ पे इम्प्लांट्स लगा देंगे तो ज़रूर वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।